बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ में दो बड़े सानहात आज ही के दिन गुजरे हैं। ऐसे ज़ख्म हैं जो हमेशा रिश्ते रहेंगे। 16 दिसंबर सानहा APS पेशावर 7 बरस पहले जब 132 तालिब इल्म सहित 141 अफराद शहीद हुए थे और फिर सकूत ढाका के 50 साल भी आज ही के दिन मुकम्मल होते हैं। इन दोनों सानहात पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन 16 दिसंबर है तो आज ही के दिन शामी साहब इन दो अहम सानहात के साथ साथ अच्छी खबर भी एक निस्बतन सुनने को मिली। वो ये कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जितना प्राइवेट मीडिया TV चैनल्स में सबसे पहले हमने मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत में जारी जो गवादर का धरना है उस पर उनसे बात की थी। उन्हें TV पर हम लेके आए थे, उनके मुतालबात अवाम के सामने नाज़रीन के सामने रखे थे। तो आज ही के दिन उनकी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं। 13 में से 12 निकात जो है उन पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है गवर्नमेंट ने। एक पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा है और CM बलूचिस्तान भी 2 दिन से वहाँ थे, ज़ोहर बलदी साहब और दीगर वज़रा भी वहाँ थे, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ थे, आज असद उमर और ज़ुबैदा जलाल साहिबा भी वहाँ मौजूद थे। इस तरह से आज फिर ये धरना ख़त्म हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुतालबात उनके मंजूर हुए और ये धरना ख़त्म हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने उसके बाद फिर काफ़ी उनको कवरेज दी और सपोर्ट किया। तो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो हैं एक बड़ी शख्सियत जो है उनकी उभर के सामने आई है। जिस तरीके से उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से, ये आप देखें ना दाद दे कि पुरअमन तरीके से अपनी बात की, धरना दिया, एहतजाज किया और फिर ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद वो लेके आए वहाँ। हाँ, तो एक बच्चे वहाँ पे बड़ा एक वलवला ताज़ा दिया तूने दिलों को, यानी एक लोगों में एक हौसला पैदा हुआ है कि पुरअमन तरीके से भी एहतजाज हो सकता है और सुनवाई हो सकती है। लेकिन सर ये अच्छी बात तो है, लेकिन क्या ऐसे मुतालबात अगर हों या हक तलफी कहीं हो रही हो तो फिर 32 दिन धरना देना पड़ेगा? नहीं, ये तो फिर प्रोसेस का हिस्सा है ना। अब हमारे जो सिस्टम जिस तरह बन चुका है, तवज्जो नहीं दी जाती। जब तक वो मुहावरा बोलते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती, तो जब तक लोग चीखो पुकार नहीं करते उस तरफ तवज्जो नहीं होती। अपनी ये बस अपने अपने खोल में बंद रहते हैं हमारे हुक्मरान भी, हमारे हुक्काम भी। लेकिन बहरहाल फिर भी एक अच्छी बात है। एक आखिरी बात और अहम बात यह है शामी साहब कि मौलाना हिदायतुर रहमान के धरने, उनके मुज़ाकरात में और बाकी जो धरने हमने माज़ी करीब में देखे उनमें एक फ़र्क है। वो ये है कि मौलाना ने जो मुतालबात थे वो भी शुरका के सामने और मीडिया के सामने एज इट इज़ रखे हुए थे, कोई ढके छुपे मुतालबात नहीं थे। और जब मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी शुरका को और मीडिया को ऑन बोर्ड रखा और आज जब कामयाबी हुई तो भी उन्होंने बताया कि ये सारी बातें मैं धरने के शुरका के सामने रखूँगा। कोई हिडन एजेंडा नहीं था ना, कोई नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मुआहदे की शराइत जो है वो खुफिया रखी गई हैं, ऐसा कोई कहानी नहीं। वो जो पंजाबी का मुहावरा ना, सज्जी मार कर खबी नहीं, वो नहीं दिखाना नहीं चाह रहे थे। वो बिल्कुल बड़ी एक उन्होंने हौसले के साथ, तदब्बुर के साथ और मतानत के साथ अपनी जिद्दोजहद जारी रखी और बहरहाल अल्लाह का करम है कि उनकी बात सुनी गई। अच्छा सर, ये दूसरा जो APS है ना, उसका जो सानहा जो आज हमारे बच्चे जो है शहीद हुए, और देखिए उसके बाद हमारी कौम ने, हमारी फ़ौज ने, यानी जिस तरह से फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और जिस तरह सदर की बाजी लगाई, 86,000 जाने कुर्बान किए हैं हमने इस दहशतगर्दी की जंग में मजमूई तौर पर। लेकिन फिर उन्होंने जो किया वो भी कमाल था। यानी 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका ऐसा था जहां हुकूमत पाकिस्तान की अमलदारी ख़त्म हो चुकी थी। हमारे ये जो कबायली इलाके हैं उसे बहाल कराया गया और 18,000 से ज़ायद दहशतगर्द जो थे वो मारे गए और 250 टन से ज़ायद बारूद जो है वो कब्जे में लिया गया और 75,000 हथियार, असला वो रिकवर हुआ। और देखें 2.5 लाख जो हैं ऑपरेशन हुए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड IBOs और 1200 से ज़्यादा छोटे बड़े ऑपरेशन हैं, 50 एक बहुत बड़े ऑपरेशन हैं, 2611 किलोमीटर लंबी जो फेंसिंग की गई, जो बॉर्डर था हमारा,
भी एक कमाल है ना। वो जो बहुत ही लाजवाब काम है जो और देखिए जो हमारे शोहदा जो थे, उनके जो लवाहकीन थे, उनके जो वरसत थे, उनको जनाब उनके जख्मों पे मरहम रखा गया। उनसे यानी 150 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है उनके तालीफ कल्ब के लिए उनको पेश की गई। फिर उनको और बरात दी गई, उनको उम्रे कराए गए, और 9 दहशतगर्द जो हैं वो तो मारे गए ना मैदान में, और 6 जो थे गिरफ्तार हुए, 5 कैफरे किरदार को पहुंच चुके, 1 का मुकदमा अभी चल रहा है। और जो मुल्ला फजलुल्लाह थे और उमर नारा, वो कहाँ हैं आज? तो ये देखिए, ये भी एक है ना, हादसा तो होता है, सानेहा तो होता है, लेकिन उसकी एक दूसरी तस्वीर, उसके बाद फिर हम करते कहते रद्द-ए-अमल क्या होता है? तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज, जाहिर है फौज भी कौम का हिस्सा है, उनको सबको हम कहते हैं, हम दाद देते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक जान लड़ाई है और अमन बहाल किया है। वो कराची भाई, आप देखिए कराची क्या सूरत छठा बड़ा शहर था जहां के जराइम की शरह में दहशत अब 106 दर्जे पे चला गया। ऐसे ही तो एक बहरहाल ये भी एक, और जो सकूत ढाका है, मैं उस पर सर आ रहा हूँ क्योंकि आज आपने हमें मुतारिफ करवाया मेजर रिटायर्ड आरिफ हमीद साहब से। तो नाज़रीन को बताता चलूँ कि मेजर साहब जो हैं, आप जुलाई 69 से दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश अब जो है उस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान, वहाँ ढाका में तैनात रहे, कैप्टन के ओहदे पर वहाँ गए थे और मेजर बन गए। जब पाकिस्तान वापस आए, आप वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी ढाका के इंचार्ज थे। यही नहीं बल्कि जो मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की याहिया खान साहब से मुलाकात हुई थी, उसके लिए भी मेजर आरिफ हमीद साहब जो हैं ये गए थे और उन्होंने शेख मुजीब साहब को उनके घर से लेकर आए और याहिया खान से इनकी मुलाकात करवाई। और 25 दिन का इन्होंने तवील सफ़र किया था फॉल ऑफ ढाका से पहले, मशरक़ी पाकिस्तान से निकलकर यहाँ मगरबी पाकिस्तान आने तक का। तो शम्स और बदर के मामला से वाकिफ़ हैं, और फिर जो महसूरून पाकिस्तान है उनके हालात वाक़या सभी बड़ी खबर। ये देखें, जो सकूत ढाका है ना, बार बार हमें सवाल होता है, हमने क्या सबक हासिल किया? भाई हमने सबक हासिल किया, क्या? पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। हमने फैसला किया पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना है, और पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल करके दिखाई। पहला इस्लामी मुल्क और 6ठी बड़ी जनाब ताकत जो है। तो अब आप देखिए, उसके बाद फिर हमारा जो दस्तूर है उसकी भी हमने हिफाजत की, और दस्तूर के मुताबिक अपने मामला चलाने की कोशिश की। किसी को दस्तूर मनसूख करने की जरूरत नहीं हो सकी उसके बाद। तो बहरहाल अभी भी एक कशमकश जारी है, जद्दोजहद जारी है। कोई पाकिस्तान जो है वो कोई मामूली मुल्क तो है नहीं, उसके दुश्मन भी इर्द गिर्द फैले हुए हैं और उसके दर पे भी हैं, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपना सर ऊंचा रख रहा है। तो ये एक बहरहाल, अब हम, मैं सबसे पहला सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि उनके जो 2.5 बरस हैं वो कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या उन्होंने देखा? मैं सब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने सर जुलाई 69 से दिसंबर 1971 तक वहाँ सर्व किया, कहाँ कहाँ आप रहे, क्या क्या आपने देखा? आज 50 बरस बाद क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं शामी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्हें इस खाकसार को इस फोरम पे बात करने की इजाज़त दी। मैं गो के एक कैप्टन या मेजर था, लेकिन मैं बहुत सारे वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ। मैंने 2 बल्कि 3 ऑपरेशन में हेलीबॉर्न कंपनी कमांडर का फ़र्ज अदा किए, जिसमें फ्लड ऑपरेशन थे, साइक्लोन ऑपरेशन थे और इलेक्शन था। सो इन तीनों ऑपरेशन के दरमियान मैं मशरक़ी पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में गया, लोगों के रहन सहन, लोगों की बातचीत होती रही। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि किसी भी मुल्क में अमन-ओ-अमान कायम करना हो या जंग लड़नी हो तो उसके जोग्राफियाई हालात से वाकिफ़ियत ज़रूरी है। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मगरबी पाकिस्तान में बैठे हुए सब लोग
उस जगराफियाई हालात से वाकिफ नहीं थे। उनकी ज़बान अलग, उनका कल्चर अलग, उनका खाना पीना अलग, उनकी इंडस्ट्री अलग। 30% लोग किश्तियों में रहते थे, बच्चे किश्तियों में ही पैदा होते और वहीं फौत हो जाते। सिर्फ मछली पकड़कर वो रिवर पोर्ट पे बेचने के लिए आते थे। यहाँ बैठे हुए हम उनके हालात का जायज़ा नहीं ले सकते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि सब पॉलिसी साज जो थे वो यहाँ से बैठकर वहाँ के हालात के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। जो अफसरान इधर से जाते थे वो ढाका में ठहर के चंद लोगों से मिलके आके सब अच्छा की रिपोर्ट कर देते थे। 69 से वहाँ बगावत के आसार पैदा हो चुके थे। आपने लोगों से मिले और वहाँ आपने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया, तो फिर आपको तशवीश लाहक हुई और आपने समझा कि कुछ यहाँ गैर मामूली सूरत हाल बर्पा हो रही है? कह रहे हैं 69 से शायद। जी बिल्कुल हुई, और मैं उसकी इतला ऊपर भी देता रहा। लेकिन उस वक़्त के गवर्नर और कोर कमांडर दोनों अवामी लीग के लिए नरम गोशा रखते थे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। मुजीबुर रहमान ने एक ज़ीरक और चालाक सियासतदान की तरह से अपने राब्तों के ज़रिए एडमिरल हसन को यकीन दिलाया था कि अगर मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया तो उसको मगरबी पाकिस्तान से एक शख्स को सदर बनाना है और एडमिरल साहब से अच्छा कोई उसको नहीं मिल सकता। इसी तरह उसने जनरल साहिबजादा को यकीन दिलाया था कि अगर वो इलेक्शन जीत गया तो अगले CNC जनरल साहिबजादा होंगे। मगर ये आपको इत्तला कैसे मिली? इसलिए मिली कि मैंने इस पर रिसर्च की। ये दोनों साहिबान आज़ादी हासिल करने से पहले वासराय हाउस में इकट्ठे थे। एडमिरल हसन AD से थे लॉर्ड माउंटबेटन के, और जनरल साहिबजादा वहाँ गार्ड कमांडर थे। इन दोनों की दोस्ती उतनी पुरानी थी। मगर जो जमीनी हक़ाइक़ थे मशरक़ी पाकिस्तान के, उनसे कैसे नजरें चुराई वो भी तो उनको मजबूर कर रहे होंगे ना कि वो कोई सख्त रवैया ना इख्तियार करें। मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। चलिए, उसकी वजह है कि अगर कैंसर का इलाज फौरी कर दिया जाए तो बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप बीच में अगर फरमा रहे थे कैंसर कि को फैलने का मौका दिया जाए। आप फरमा रहे थे 1969 से आप देख रहे थे कि बगावत फूट रही है। जी, वो हवाल भी बयान कीजिए ना। मैं उसमें आपको एक, हाँ जी, मैं हवाल बयान करता हूँ। मेरी यूनिट में एक बंगाली मेजर थे, मेजर नजमुल हसन। तो वो हमारे दूसरे अफसरों को जिनकी फैमिलीज वहाँ थी उनको कहा करते थे लाहौर बहुत दूर है, अपने बच्चे वहाँ भेज दो। तो वो एक सही इशारा था कि यहाँ बगावत होगी। इस तरह जो मेरी यूनिट जो थी वो बंगाली पंजाबी यूनिट थी, यानी उसमें 25% बंगाली थे। उनमें से बहुत सारे वफादार भी थे। वो मुझे बताते रहते थे कि मेजर साहब हालात ख़राब होने वाले हैं, आप ऊपर बात करें, आप ऊपर बात करें। मैंने ये बात कई जगह पे उठाई, लेकिन लोग कहते थे नहीं यार कुछ नहीं, ये बंगाली जो है ये लड़ाई नहीं कर सकते। हालात जो हैं जब ख़राब हो गए, आपने क्या, यानी जब ये फौजी कार्रवाई शुरू हुई है जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या थी? फिर क्या देखा आपने? जी, ऑपरेशन सर्च लाइट में
जो लीडिंग ट्रुप्स थे मैं उनका इंचार्ज था। सबसे पहले मुझे हुक्म मिला कि मैं मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह जाके मुहासरा कर लूं ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। गिरफ्तारी के लिए कमांडोज की टीम थी कैप्टन बिलाल के अंडर, लेकिन मुजीब बड़ा चालाक था। उसको पता था कि अगर रेजिस्टेंस करेगा तो हो सकता है उस झगड़े में वो मारा जाए। उसने खुद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और वो आराम से उन कमांडोज के साथ चला गया। उसके बाद मुझे हुक्म मिला कि बंगालियों ने जो हर्डल्स लगाई थी कंटोनमेंट और शहर के दरमियान फार्म गेट पर, उसका खात्मा करूं। तो वहाँ जो बागी जो मुख्तलिफ बंगाली रेजिमेंटों से हथियारों के साथ भाग के आ चुके थे, उनके साथ मेरा मुकाबला हुआ और तकरीबन 2 घंटे बाद मैं उस रास्ते को साफ करने में कामयाब रहा और उसके बाद बाकी ट्रुप्स जो थे वो फिर शहर में दाखिल हो गए। फिर उस वक़्त के ब्रिगेडियर अरबाब जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल और गवर्नर सिंध भी रहे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इतला मिली है कि 2nd बंगाल रेजिमेंट ने बगावत कर दी है और उनकी 2 कंपनियां ढाका की तरफ बढ़ रही हैं ताकि पीछे से आके कंटोनमेंट पे हमला करें। मेरे पास सिर्फ 30 जवान थे, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, मैंने उन 30 जवानों के साथ उन 2 कंपनियों का मुकाबला किया और टुंगी के पुल के ऊपर उनको शिकस्त दी और वो वापस चले गए। उनकी कमांड जो है वो भी मेरा एक कोर्समेट कर रहा था, जिसको बाद में बांग्लादेश आर्मी चीफ बनने का मौका भी मिला। उसका नाम है ABM नसीम। उसके बाद ढाका में कई ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया, दरिया के ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। वहाँ के दरियाओं में छोटे छोटे जजीरे हैं जिन पे लोग आबाद हैं। मक्ती बानी राजेंट बल्कि इंडियन आर्मी के लोग वहाँ छुप गए थे, तो एक बड़े जजीरे पर उसको सफाई करने का हुक्म मिला। उसमें मैंने 13 शिकन तोपखाना जो था वो ग्राउंड रोल में इस्तेमाल किया और तकरीबन 3 घंटे की लड़ाई के बाद हमने उस जजीरे पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जनरल टिक्का ने, चूँकि रेल पर बार बार हमले हो रहे थे, तो जनरल टिक्का ने हुक्म दिया कि अगर जहाँ भी ट्रेन का हमला होगा उस इलाके को पनिश किया जाएगा। उससे अगले दिन ही टंगाइल में ट्रेन पे हमला किया गया। मुझे फौरी वहाँ भेजा गया, तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ मैंने सर्च ऑपरेशन किया और उस वक़्त के बागियों, राह के एजेंटों, मक्ती बाहनी, इन सब को शिकस्त दी और इन सब हालात को देखते हुए मुझे फिर वक़्त से पहले प्रमोशन दी गई। तो मैं सब ये बताएं कि ये इस दौरान में ये जो हमारे वहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग थे जिनको हम बिहारी कहते हैं, जो आज भी मैसूर हैं और वहाँ बड़ी तादाद में आज भी ढाका में मौजूद हैं, तो इनके साथ क्या हुआ वहाँ? शामी साहब, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे वहाँ पे अल-शम्स और अल-बदर को ट्रेन करने का मौका मिला। ये रज़ाकार तंजीमें थी। उर्दू स्पीकिंग लोगों ने अपने, ये दोनों रज़ाकार तंजीमें थीं और उर्दू स्पीकिंग ने अपने 16-16 साल 18-18 साल बच्चे जो थे वो पेश किए। मगर हमने उनको तो ट्रेन किया। भी थे अल-बदर में, अल-शम्स में। जी, बंगाली भी थे, जी बिल्कुल थे। ख्वाजा खैरुद्दीन साहब ने वो लोग हमें मुहैया किए थे जो प्रो पाकिस्तानी थे। उनको ट्रेन करके हमने वाइटल पॉइंट की हिफाजत की जिम्मेदारी दी, तो लेकिन सरेंडर के बाद उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। कोई ख़ास तनख्वाह नहीं देते थे, थोड़ी सी रकम मिलती थी ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें।
और कितनी बड़ी तादाद में। मेरा शामिल साहब ये चूंकि बड़ा दुखी है। हाँ जी, मैं सब रुकिए, माजरत चाहता हूँ कतई कलामी, क्योंकि प्रोग्राम में हमें ब्रेक भी लेना होती है। मौजू बड़ा अहम है जो शामिल साहब ने छेड़ दी है कि कितनी बड़ी तादाद में ये लोग थे, इनके साथ फिर हुआ क्या, आप लोगों ने क्या किया। ये ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं मेजर रिटायर्ड आरिफ हमीद साहब से। 69 से 71 तक ये ढाका में रहे, कैप्टन के तौर पर गए, मेजर प्रमोट हुए, फिर लाहौर वापस आए 25 दिन का सफ़र करके। ये कहानी बाद में सुनते हैं। ब्रेक से पहले शामी साहब ने जिक्र किया था शम्स अल बदर का और मैसूरून पाकिस्तान के। शामी साहब वो बात बड़ी अहम है, हमेशा आप उसका जिक्र करते हैं प्रोग्राम में। शम्स अल बदर ये रज़ाकार थे जो फौज को सपोर्ट करते थे। इसमें बंगाली नौजवान भी थे, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी थे, और इन्होंने बहुत जांफशानी से काम किया। और ये आरिफ हमीद साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने उनकी तरबियत की और उनको ट्रेन किया ताकि उनकी मुआवनत से फिर ये अपने ऑपरेशन जारी रख सकें। और इसी तरह जो पाकिस्तानी मैसूर पाकिस्तानी है जो आज वहाँ जो बिहारी जिनको हम कहते हैं, वो आज भी मौजूद है। उनकी तादाद एक बड़ी तादाद में मौजूद है, कैंपों में मुकीम है। और कैंप जो है काल कोठरियों को आप देखें, उनकी काल कोठरियों में रह रहे हैं, एक छोटी छोटी झुग्गियों में एक एक दर्जन 2-2 दर्जन लोग ठुसे हुए हैं, और वो तवक्को कर रहे हैं, मुंतजर हैं उनके पास नेशनैलिटी तक कि उन्हें पाकिस्तान बुलाया जाए। हाँ, वो पाकिस्तान, हमने उनको यहाँ वापस लाना है। वो 50 साल हो गए हैं, उनकी अजियत खत्म नहीं हुई। उनके लिए अलमिया जो है आज भी उसी तरीके से है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सब मुफलिसी है, भूख है, वहाँ प्यास है, बीमारियाँ हैं, छोटे छोटे घरों में आप कह रहे हैं। मैं सब ये जो मैसूरून पाकिस्तान है वहाँ पर, इनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि फॉल ऑफ ढाका के फ़ौरन बाद फिर ये जो रज़ाकार थे इनके साथ क्या हुआ, जो बाकी बच गए उनके साथ क्या हो रहा है अभी? फॉल ऑफ ढाका से पहले, फॉल ऑफ ढाका के बाद, हाँ, उसमें बहुत कुछ हुआ उनके साथ। पहले तो ये ड्यूटियां दे रहे थे और ये जितने वाइटल पॉइंट थे उनकी हिफाजत करते थे 24 घंटे। लेकिन फॉल ऑफ ढाका के बाद इनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, इनके साथ ज़्यादतियाँ की गई, इनकी औरतों को अस्मत दरी की गई और हमने उनको भुला दिया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 1981 में मैं दोबारा ईस्ट पाकिस्तान गया था, यानी बांग्लादेश गया था। उस वक़्त वीज़ा नहीं मिलता था, और चूँकि मेरा नाम 195 की वार क्रिमिनल में भी था, तो सब लोग मुझे मना कर रहे थे। लेकिन वहाँ मुझे, चूँकि मेरे साथी जो बंगाली अफसर थे, उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं महफूज रहूँगा, और मैंने जाके तकरीबन 1 हफ्ता ढाका में रहा। मोहम्मदपुर और मीरपुर के इलाके में ये कैंप हैं, निहायत बदतर हालत में ये लोग रह रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, ये पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रहे हैं। इनका कसूर ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया, इनका कसूर ये है कि वो पाकिस्तान बचाना चाहते थे। इनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम अफ़गानियों को पनाह दे सकते हैं तो इनके लिए भी हमें दिल बड़ा करना चाहिए। आखिर ये हमारा हिस्सा थे, हमारे बाजू थे, फौज का हिस्सा थे। तो ये जो रज़ाकार थे इनको इस तरह बदर के, ये कितनी बड़ी तादाद में थे? ढाका में सिर्फ ये 313 अल शम्स में थे और 313 ही अल बदर में थे। ठीक, अच्छा सर, यानी 626 के करीब लोग। ठीक, ये जो मैंने जिक्र भी किया इब्तदाइये में, क्योंकि वहाँ 2.5 साल में सब रहे हैं, वो जो मुजीब साहब की मुलाकात दिया साहब से हुई, उसका अहवाल भी ज़रा सुन लें। ये लेके गए, ये आप सर कहाँ थे, और जो मार्च 1971 में मुलाकात हुई, शेख मुजीब साहब कहाँ रिहाइश रखते थे, किन हालात में फिर आप गए, उनको ले के आए, वो वाक़या सुनाइए ज़रा। जी, जब जनरल याह्या खान ने नेशनल असेंबली के इजलास को मुलतवी कर दिया तो ढाका में फसादात फैल गए। जनरल याह्या अपने पूरे स्टाफ के साथ ढाका पहुंच गए
और इसी तरह मगरबी पाकिस्तान की सब पार्टियों के सरबराह या वफूद भी वहाँ पहुँच गए। ठीक। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई कि मैं धान मंडी से शेख मुजीब को लेकर कैंप ऑफिस सदर यानी जहाँ पर आगा याह्या साहब ठहरे हुए थे वहाँ लेके जाऊँ। मैं भी उस वक़्त सिर्फ 25 साल का नौजवान था। जब मैं गाड़ी में उसके साथ बैठ गया और हम धान मंडी से रवाना हो गए तो मैंने कहा, शेख साहब क्यों पाकिस्तान से मगर लगे हो, पाकिस्तान से बचा लो। वो चुप रहा, उसने अपने चेहरे पे कोई हैरत का इजहार या नाराज़गी का इजहार न किया। जब हम कार से उतरे तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कार से दूर ले गया। मुझे कहने लगा, कैप्टन साहब अगर आप एक काम कर सकते हैं तो करें, बहुत मुश्किल काम है। मैंने 6 पॉइंट के ऊपर ये इलेक्शन जीता है। मैंने अवाम को 6 पॉइंट का बार बार जिक्र किया है। अब जब तक ये मार्शल लॉ इंतजामिया कम से कम 2 पॉइंट पे एग्री नहीं होती, मैं कैसे जाके इनको खामोश बिठा सकता हूं। तो क्या और मेरी एक बात याद रखिएगा कि मेरे बाद आने वाले पूरी आजादी मांगेंगे, वो 6 पॉइंट पे नहीं रुकेंगे। तो वो 2 पॉइंट कौन से असल थे मसला जो ये था शेख कि साहब कह रहे थे? एक था टेरिटोरियल आर्मी का और दूसरा जो एक्सपोर्ट होती है उसका अलग-अलग हिसाब। ठीक, यानी वो उनका कहना था कि 2 मुतालबे मान लिए मैं यहाँ पे मैं सब क्या फिर उन्हें वापस भी बाकियों छोड़ने के गए? लिए कोई कमीशन बना दिया जाए, कोई डिले बताया जाए कि पार्लियामेंट फैसला करेगी या कुछ उनको उसके मुताबिक वादा किया जाए। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं जनाब। हाँ जी जी जी। ये एक ट्राइका थी, याह्या, मुजीब और भुट्टो। स्लॉट्स 2 थी, एक सदर एक वजीर आजम। मुजीब और भुट्टो दोनों याह्या खान को सदर बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो 82 सीटों के साथ सिर्फ 2 सूबों में जीतकर और शेख मुजीब सिर्फ एक सूबे से 160 सीट लेके वजीर आजम बनना चाहता था। ये दोनों अपने इस मुतालबा से पीछे नहीं हटना चाहते थे। बाकी जो डिस्कशंस थी वो इस हवस परस्ती में वतन परस्ती शिकस्त खा चुकी थी। अच्छा, ये दोनों सिर्फ वजीर आजम बनना चाहते। जब शेख मुजीब की मुलाकात खत्म हो गई याह्या खान से, फिर आप उन्हें वापस लेके आए? मैं उन्हें वापस ले आके आया तो उस वक्त वो कुछ मुतमईन दिखाई देता था। अच्छा। क्योंकि 6 पॉइंट पे कुछ डिस्कशन की गई थी और इशारा दिया गया था कि इस पे गौर किया जाएगा। ठीक, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उसके बाद भुट्टो साहब ने जो एक प्रेजेंटेशन दी, जिसके बाद इस वादे को डंप कर दिया गया। और ठीक, आप जो थे आप वहां से कब रवाना हुए और कैसे निकले वहां से? और कैसे फिर पहुंचे पाकिस्तान, कितने दिनों में? जी, हुआ ये था कि नवंबर के महीने में हवाई लड़ाई में हमारे 2 तैयारे गिर गए। वहाँ पर सिर्फ 13 तैयारे थे, 2 गिर गए, 2 नाकारा हो चुके थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया कि वहाँ पे जो कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट है वो वेस्ट पाकिस्तान भेजा जाए। उसके लिए एयर हेडक्वार्टर ने GHQ से रब्ता किया। GHQ ने ईस्टर्न कमांड को बताया और ईस्टर्न कमांड ने मेरा इंतखाब किया कि मैं एक रियर पार्टी की शक्ल में उस अपने इरादे को छुपा कर वो सामान लेकर मगरबी पाकिस्तान जाऊं।
मेरा जो सफ़र था वो ढाका से नारायणगंज तक सड़क पर ट्रकों के ज़रिए जी, उसके बाद नारायणगंज से चिटागोंग तक दरिया से स्टीमर के ज़रिए था। मुझे कहा गया था कि मुझे नारायणगंज में नेवी की एक गन बोट जो है वो प्रोटेक्शन देगी। जब मैं नारायणगंज पहुंचा तो मैं हैरतज़दा हो गया कि मेरा बचपन का दोस्त उस गन बोट का इंचार्ज था। हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसने मुझे बताया कि दरिया की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया है और उसको वापस बुला लिया गया है, और नेवल हेडक्वार्टर ने यह कह दिया है कि अब दरिया में कोई सफ़र नहीं होगा, ठीक, तो आप वापस चले जाएं। लेकिन मैंने आने का फैसला किया और 2 स्टीमर में वो सामान लोड करके, मेरे साथ 2 सार्जेंट एयर फोर्स के थे और 1 सूबेदार मेजर और 30 जवान थे। हमने 6 दिन का सफ़र करके दरिया में चिटागोंग पहुँचे। ठीक, उसके दरमियान में हमारी झड़पें हुई, हमें दगा देने की कोशिश की गई। वो एक बड़ी लंबी कहानी है। जब चिटागोंग पहुंचा तो नेवी ने कहा कि अब चूंकि इंडियन ओशन में ब्लॉकेड लग गया है, फिर आप चिटागोंग से इसलिए वो कराची फैसला कितने से पहुंचे? एयरफोर्स का था, वो 13 दिन में। ठीक, तो क्योंकि मैंने लंबा रास्ता इख्तियार किया। कोलंबो में एक इंडियन गन बोट ने हमारा पीछा किया, लेकिन हम भी तैयार थे। वो दूरबीन से नजर आती थी लेकिन वो हमारे करीब नहीं आए। हमें मुश्किल पेश आई जब हम कराची के करीब पहुंचे तो उस वक़्त रशियन मिसाइल बोट्स जो थे वो कराची पे हमला कर चुकी थी। उसके दरमियान में फिर मैं एक लाइफ बोट के ज़रिए जाके एक नेवी के जहाज़ पे जाके कोडेड मैसेज दे के फिर रास्ता लेके कराची पहुंचा। कराची पोर्ट पर जब हम सामान उतार रहे थे तो एयर रेड आई। हमारी रिसेप्शन करने वाली टीम में से एक जवान शहीद हो गया। फिर रातों रात हमने अपना सामान ट्रेन में डाला और फिर मंजिल मखसूस की तरफ रवाना हो गया। मेरे साहब उस दौर की कोई तल्ख याद जो है आपको अब तक भी बेचैन रखती हो? मेरी तल्ख याद ये है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान थे, सूबेदारान थे, जवान थे, वो बेजिगरी से लड़े। जगह जगह शहादतें थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को ना कफन पहनाया गया, ना उनकी लाश को दफनाया गया, लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। वो पाकिस्तान के लिए लड़े थे, वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते थे, वो बहादुरी से लड़े। जो लड़ाई हमने हारी वो ऊपर वालों ने हारी, जवानों ने नहीं हारी, पाकिस्तानी फौज ने नहीं हारी। और फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि 90,000 कैदी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 34,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे और मशरकी पाकिस्तान को तीनों तरफ से घेरा गया था और हमसे 15 गुना फौज थी इंडिया की। मक्ती पानी उसके अलावा थी। वहाँ की सिविल इंतज़ामिया बागियों से मिली हुई थी। वहाँ पे जो हमारी पुलिस थी, बॉर्डर फोर्स थी, वो सारी बगावत कर चुकी थी। मेरे साहब ये तो एक ऐसा मौजू है कि इस पर तो पहरों गुफ्तगू हो सकती है, एक प्रोग्राम तो नाकाफ़ी रहता है, लेकिन बहरहाल आज के दिन आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शामी साहब देखिए, ये बातें तो हो जाती हैं, जो शख्स जिस हैसियत में था, जिस जाविये से, जिस लेंस से देखता है, उसने वही बात करनी है। लेकिन तारीख़ बड़ी ज़ालिम है, वो हमें हमारी तलखियाँ या हमारी जो अपनी गलतियाँ उनका एतराफ़ करने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी गलतियाँ भी तो थीं सर। नहीं, गलतियाँ जो थी तो नतीजा निकला नहीं है। आखिर क्या हुआ, भारत जो है उसको कैसे मौका मिल गया? हमने दिया कि वहां पहुंच जमाए, हमने दिया ना, वहां लोगों को वर्गलाए। ये हमारी गलतियां थी। लेकिन आप ये देखिए कि जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई 25 साल के नौजवान थे ना उस वक्त। कोई मुदब्बर नहीं इस लिहाज से थे। कोई बहुत यानी निगाह रखने वाले आदमी
मंजरनामे पर। 25 साल के जवान के जज्बात होते हैं, लेकिन उसमें भी यानी शेख मुजीब उनको भी ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स तो कम से कम मान लो। मतलब यह है कि सलीके से बात करते। आपको याद है तो करीने से बात अनार करते। खान साहब के हमारे साथ गुफ्तगू थी, वो भी ये बताते थे कि शेख मुजीब आखिरी वक्त तक चाहते थे तो कि मामलात को संभाल सकते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल संभाल सकते थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक का वक्त आया चाहता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।